आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 118 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसका टाइटल है मेथड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट। ये सेक्शन बेसिकली डील करता है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, वेल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। यानी कि जो रिटर्न एक पर्सन को रिक्वायर है ना कि उसने सेक्शन या तो एक सेक्शन बेशक सेक्शन 114 के तहत जमा करवानी है, 117 के तहत जमा करवानी है, तो उस रिटर्न को सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, एक तो उसके बारे में ये बता रहा है ये सेक्शन कि मतलब कब तक सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह वेल स्टेटमेंट जो चाहे आप लोगों ने 116 के तहत जमा करवानी है या 116A के तहत जमा करवानी है, उनको सबमिट करवाने के हवाले से क्या लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है कि कब तक जमा करवा सकते हो, उससे डील करा है सेक्शन। एंड लास्टली जो डॉक्यूमेंट्स आपने रिटर्न के साथ या वेल स्टेटमेंट के साथ जो सबमिट करने होते हैं, उनको सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है उससे डील करता पड़ा है ये सेक्शन। यानी ये जो है ना, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यानी जो ड्यू डेट है ना सबमिशन की, उससे ही ये इस सेक्शन के अंदर जो इसका मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वही इस सेक्शन में कवर हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सब सेक्शन 1 स्टेट दैट आ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114, अ वेल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 और अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116A if applicable shall be furnished in the prescribed manner। यानी जो आप लोगों ने 114 के तहत रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है, जो वेल स्टेटमेंट आपने 116 के तहत जमा करवानी है, और अगर आपसे रिक्वायर है फॉरेन इनकम वेल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161A, तो वो जो ये तीन सबमिट आप लोगों ने करवानी है, ये फर्निशिंग इनकी सबमिशन होगी अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मैनर। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है एज़ पर लॉ, मतलब जो कानून ने आपको तरीकाकार बताया होगा जिस तरह आपने सबमिट करवाना है उसी तरह आपने सबमिट करवाना है। जो तरीका बताया हुआ ना, बेसिकली इनकम टैक्स रूल 2002 के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह आप लोगों ने सबमिट करवानी है। फिर आ जाता है सब सेक्शन 2, जिसमें बेसिकली इसका डिस्कस किया हुआ है कि जो कंपनी है ना, जब उसने अपनी रिटर्न सबमिट करवानी है तो उसके पास उतनी उस रिटर्न को सबमिट करवाने के लिए कितना टाइम पीरियड होता है, मतलब उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या होती है जब कंपनी ने अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है। तो उसके हवाले से दो सिनेरियो जो है वो इसमें कवर है। सब सेक्शन 2 स्टेट दैट आ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114 ऑफ अ कंपनी शैल बी फर्निश्ड। यानी जो कंपनी है जब अपनी 114 के तहत रिटर्न जमा करवा रही होती है, वो जमा करवाएगी इन द केस ऑफ अ कंपनी विद अ टैक्स ईयर एंडिंग एनी टाइम बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड द 13 डे ऑफ जून। यानी अगर वो कंपनी, कोई ऐसी कंपनी अपनी रिटर्न जमा करवा रही है जिसका टैक्स ईयर जो है वो एंड हो रहा है 1 जनवरी से लेके 30 जून तक, किसी भी टाइम पीरियड के अंदर उसका टैक्स ईयर एंड हो रहा है, तो इस तरह की कंपनी ने अपनी रिटर्न सबमिट करवानी होती है ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच द रिटर्न रिलेट। मतलब जिस टैक्स ईयर की वो रिटर्न जमा करवा रही है, उस टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट आएगी 31 दिसंबर, उस डेट पे या उससे पहले तक उसने अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है। मसलन एक मिसाल से समझते हैं कि एक कंपनी है, वो कह रहे हैं कि जिसका टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है 1 जनवरी से लेके 30 जून तक की किसी भी डेट के अंदर। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कंपनी थी जिसने अपनी 2023 के टैक्स ईयर की रिटर्न जमा करवानी थी, और अब उसका जो टैक्स ईयर है वो ये 1 डे ऑफ जनवरी से 30 डे ऑफ जून में से किसी एक डेट पर जो ख़त्म होना था। हम फ़र्ज़ करते हैं कि उसका टैक्स ईयर ख़त्म हुआ 30 जून पे। तो स्टार्ट उसका कब हुआ टैक्स ईयर 2023 का 1 जुलाई 2022 से, और एंड हो गया 30th डे ऑफ जून पे। तो अब उस सिचुएशन में उसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न है वो ये बनी कि 31 दिसंबर थी, क्योंकि ये पहला सिनेरियो ये कह रहा है कि उसकी फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न 31 दिसंबर ऑफ 2023 बनी। उस 31 दिसंबर 2023 से पहले, बिफोर या फिर ऑन, वो उसी डेट तक जो है वो अपनी उस टैक्स ईयर की यानी 2023 की रिटर्न जमा करवा सकती है। ये ज़रा टेक्निकल है और एग्जांपल के साथ ये समझ आने वाला ये कानून है, बगैर एग्जांपल के ये कानून समझ नहीं आ सकता। तो अब जो है दूसरा सिनेरियो वो ये है कि इन एनी अदर केस
on or before the 30 day of September next following the end of tax year to which the return relate। यानी पहला केस तो ये था ना कि जब उसका टैक्स ईयर इन डेट के अंदर जो बताई हुई थी क्लाउज ए के अंदर उनमें ख़त्म हो रहा था। वो दूसरा यानी ये केस से मुराद है कि दूसरा जो है वो कि इन इस टैक्स ईयर के अलावा किसी भी टाइम जो दूसरे केसेस के अंदर यानी जो है वो जिस कंपनी का मतलब जब उसके अंदर ये स्पेसिफिकलिटी ना हो कि उसका टैक्स ईयर इसी डेट के अंदर यानी 1 जनवरी से 30 जून में से किसी डेट के अंदर ख़त्म हो रहा है, ऐसा केस ना हो, दूसरा केस हो, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है वो अपनी जिस टैक्स ईयर से मतलब अपनी रिटर्न जमा करवा रही है उसी टैक्स ईयर की जो ख़त्म होने के बाद जो आने वाला जो है वो 30 सितंबर है उस दिन या उससे पहले पहले तक जो है वो अपनी रिटर्न जमा करवा सकती है उस टैक्स ईयर की। वो उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मानी जाएगी। इसके भी एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल कि 2023 की एक कंपनी ने अपनी रिटर्न जमा करवानी है जो कि टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2022 से और एंड हुआ 30 जून 2023 पे। तो अब इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न है इस टैक्स ईयर की वो इसकी बन रही है इस क्लास बी के सिनेरियो के लिहाज से 30 सितंबर। और उसके पास ऑप्शन है दो कि या तो वो 30 सितंबर तक को ही जमा करवा दे या उससे पहले तक वो सबमिट करवा सकती है। फिर आ जाता है सबसेक्शन 2A जो कि डील करता है कि वेयर सैलरी इनकम फॉर द टैक्स ईयर इज़ 500,000 रुपीज़ और मोर। मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो मुलाजमत पेशा है और उसकी जो हेड ऑफ इनकम सैलरी है उससे जो उसकी इनकम आ रही है उस टैक्स ईयर के अंदर वो 5 लाख है या उससे ज़्यादा है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, द टैक्स पेयर शेल फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। यानी जो कानून में वो बताया मेथड उसके मुताबिक उसने अपनी रिटर्न जमा करवानी है इलेक्ट्रॉनिकली and it shall be accompanied by the proof of deduction or payment of tax and wealth statement as required under section 116 or foreign income and asset statement under section 160A if applicable। और अब इस सिचुएशन में ना कि सिर्फ उसने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, उस रिटर्न के साथ ये तीन चीज़ें जो हैं वो अटैच होनी चाहिए। नंबर 1 तो प्रूफ ऑफ डिडक्शन और पेमेंट ऑफ टैक्स। सेकेंडली उसकी वेल्थ स्टेटमेंट 116 के तहत, और अगर तो 116A वाली कंडीशन से पूरी हो रही है, उसके पास कोई गैर मुल्की सासाजात हैं और इनकम है, तो उसने 116A की स्टेटमेंट भी साथ ही सबमिट करवानी है। अब 116 और 161A की स्टेटमेंट क्या होती है इसके मतलब तो एक सेपरेट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में खैर क्योंकि अगर ना क्लियर किया तो सेक्शन क्लियर नहीं होगा, तो सिंपल इतना बता देती हूँ कि वेल्थ स्टेटमेंट बेसिकली एक पर्सन की स्टेटमेंट होती है इस चीज़ के हवाले से कि उसके पास कितने सासाजात हैं, कितनी उसके पास उसके लाइबिलिटीज़ है, कितने उसके खर्चे हैं। और इसी तरह फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट में आपने ये बताना होता है कि आपके पास कितने गैर मुल्की सासाजात हैं, कितनी आपके पास उधर इनकम है, आपकी फॉरेन इनकम है, इसमें आपने ये बताना होता है। अब प्रूफ ऑफ डिडक्शन और पेमेंट से क्या मुराद है, ये बेसिकली आपने अपनी जब ना प्रूफ ऑफ डिडक्शन में आपने अपना सैलरी सर्टिफिकेट लगाना होता है जिसमें आप पहले ही वहाँ पर ही मेंशन होता है कि मेरा जो है ना जो मेरी सैलरी है इस पर जो मेरा एम्प्लॉयर है मुझसे पहले ही एडवांस टैक्स यानी आपको सैलरी देने के टाइम ही काट लेता रहा है। तो इस चीज़ के सबूत के लिए सबूत के तौर पर आपके पास नंबर 1 तो आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, तब आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए किसी एक महीने की अगर आपके पास होगी। वो एक महीने की जो सैलरी स्लिप होगी उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा उसे आप 12 से मल्टीप्लाई करके आप खुद ही बना लोगे कि इसका ईयरली टैक्स कितना काटा था इसके एम्प्लॉयर ने। ये आप लोगों ने साथ में लाजमी लगाना होता है। ये इसलिए आप लगाते हो कि जिस तरह कानून में है ना कि आपको डबल जियोपॉडी का कॉन्सेप्ट है कि एक ही क्राइम के लिए आपको 2 दफ़ा पनिशमेंट नहीं मिल सकती, और आई गेस आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का इससे डील करता है। तो ये भी आप इसीलिए बताते हो अपनी रिटर्न जमा करवाते हैं प्रूफ ऑफ डिडक्शन सैलरी पर्सन इसलिए बताता है, ये इसलिए अपना सर्टिफिकेट लगाता है सैलरी का इसके साथ वो बताता है इसलिए है कि उससे वरना अगर वो नहीं बताएगा तो उसे फिर एक ही इनकम पे 2 दफ़ा टैक्स देना पड़ जाएगा, यानी डबल डिडक्शन हो जाएगी, डबल टैक्स डिडक्शन हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए उसे ये प्रूफ ऑफ डिडक्शन बताना होता है। इससे रिलेटेड जो है वो इसी ऑर्डिनेंस का सेक्शन 149 डील करता है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो जिस टाइम टैक्स दे रहा होता है अपने एम्प्लॉय को तो उसने उसी टाइम
उसका जो टैक्स निकलता है ना, यानी जो साल में एट दी एंड उसने तो टैक्स ईयर के बाद जो है वो अपनी सैलरी पर ईयरली टैक्स जमा करवाना है। लेकिन ये जो उसका एम्प्लॉयर होता है वो मंथली बेसिस ही पे उसका जो ईयरली टैक्स है उसको महीना के हवाले से कितना कटेगा वो पहले ही विदहेल्ड करके इससे एडवांस टैक्स उसकी डिडक्शन करने के बाद ही उसे सैलरी देता है। तो अब जब आप ऐसा सैलरी पर्सन अपनी रिटर्न जमा करवा रहे होते हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने ये बताना है कि मेरा ये टैक्स पहले ही काटा जा चुका है, ताकि आपसे डबल डिडक्शन दोबारा ना हो। तो आपने ये 3 डॉक्यूमेंट जब आप अपनी सैलरी की रिटर्न जमा करवा रहे होते हो तो ये एक सैलरी पर्सन पर ऑब्लिगेशन है कि उसने ये साथ में बतानी होती हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं प्रूफ ऑफ डिडक्शन को, तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। साल लें कि एक पर्सन है, उसकी मंथली सैलरी जो है वो 1 लाख है। आप उसका एक्सेस भी बना सकते हैं। वो साल ये ले लें कि एक पर्सन है, उसकी मंथली सैलरी 1 लाख है, तो इस लिहाज से उसकी सालाना सैलरी कितनी हुई, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 लाख हो गई। अब हम लोग निकालेंगे इसका सालाना टैक्स, ईयरली टैक्स निकालेंगे। इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि कितनी अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है। सैलरी के अंदर जो है ना 6 लाख की अमाउंट एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है, उस पर टैक्स नहीं लगना। तो अब रिमेनिंग अमाउंट जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है वो कितनी रह गई, 12 में से 6 निकाल दिए तो 6 लाख रुपए रह गई। अब जो 6 लाख पर जो टैक्स स्लॉट है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है सैलरी पर्सन के लिहाज के लिए, वो क्या है, वो 2.5% के हिसाब से लेंगे। मतलब ये स्लॉट बताया हुआ है कि जब आपकी इनकम 6 लाख तक होना तब तो वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है। 6 से 12 के दरमियान जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर बताया गया है कि अगर आपकी सैलरी जा रही है तो जो अमाउंट आता है ना इन डिफरेंस, उसका 2.5% आएगा। मिसाल के तौर पर अगर इसकी इनकम 10 लाख होती तो डिफरेंस जो है वो 4 लाख आता, तो मुझे 4 लाख का 2.5% निकालना था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हमारे पास 12 लाख है, डिफरेंस 6 लाख आ रहा है, तो मैंने 6 लाख का 2.5% निकालना है। जब 6 लाख का 2.5% हम निकालेंगे तो इसका सालाना टैक्स 15,000 रुपये आया। अब 15,000 का जब इसका सालाना टैक्स है तो जो इसका मंथली टैक्स है उसको हम 12 से डिवाइड कर लेंगे। हमें पता चल गया कि इसका मंथली टैक्स जो है वो 1250 रुपये है। तो अब जो इसका एम्प्लॉयर है वो ड्यूटी बाउंड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 के जिस टाइम उसने इसको सैलरी देनी है ना मंथली, उसने उसी टाइम इसकी कट करके इसका टैक्स जो है वो माहाना टैक्स वो काट के इसको देना है। तो जो उसका महीने की सैलरी 1 लाख नहीं मिलेगी, वो इसे मिलेगी 98,750 रुपये, यानी 98,750 रुपीज़ इसको सैलरी मिलेगी। और ये इसकी सालाना सैलरी है। टैक्स इसकी ऑलरेडी डिडक्शन हो गई है। तो ये अब आप लोगों के पास जो अब आप लोग जमा करवा रहे होते हो ना, अपनी रिटर्न जमा करवा रहे होते सैलरी बंदा, सैलरी पर्सन, तो उस पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसने अपनी ये प्रूफ ऑफ डिडक्शन ये का डॉक्यूमेंट जो है वो बताना होता है। इसमें सबसे पहले तो उसके पास सैलरी सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, वो नहीं है तो जो है ये मंथली सैलरी पे जो है ना सैलरी स्लिप जो उसके पास होगी वो लगाएगा। और अगर वो भी नहीं है तो वो अकाउंटेंट जो है वो बेसिकली हर डिपार्टमेंट के ये चीज़ें डील कर रहे होते हैं और उनके पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, वो वहाँ से भी आप जाके ले सकते हो। और अगर नहीं भी है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपको खुद तो पता है ना कि मेरी कितनी सैलरी थी। आप अपने कंसल्टेंट को बताओगे तो उसको तो फार्मूलाइज पता है, वो खुद ही आपकी डिडक्ट करके हिसाब लगा लेगा कि आपकी कितनी जो है वो सालाना टैक्स था और कितना फिर आपका माहाना टैक्स बना। मिसाल के तौर पर ये है कि अगर आपका जो है ना आपके पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मेरे पास जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है, अपनी सैलरी उसने मिसाल कर लें कि मेरे पास क्लाइंट आया, उसने मुझे अपनी सारी सिचुएशन बताई, वो कहता है भाई मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है, वो कहता है मेरे पास सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है, आपके पास जो है वो सैलरी स्लिप है, क्योंकि सैलरी सर्टिफिकेट तो उस पर नहीं था, सैलरी सर्टिफिकेट होता तो उस पर पहले ही 15,000 रुपये लिखा होता। तो सैलरी स्लिप का उसने कहा कि हाँ मेरे पास है, उस पर लिखा हुआ थी अमाउंट 1250 रुपये। अब मुझे पता है कि मुझे इस 1250 से किस तरह मुझे इसका ईयरली टैक्स निकालना है। मैं 1250 को 12 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी तो खुद ही आ जाएगा 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये मुझे इसका पता चल गया कि इसका सालाना टैक्स था इस सैलरी पे। और जब हम लोग इसकी रिटर्न जमा करवा रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग इसके जो है वो डिडक्शन के अंदर जाके ऐड कर देंगे, यानी एडजस्टेबल टैक्स वाली जगह पर जाके हम लोग इसे ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद जो है उसका एडमिटेड इनकम टैक्स ऑलरेडी सिफर आ जाएगा और फिर इसकी हम लोग रिटर्न जमा करवा देंगे। क्योंकि जब आप लोग रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं तो जब तक आपका एडमिटेड इनकम टैक्स सिफर ना आए तो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होती। तो ये बेसिकली एग्जांपल हो गई इसकी, अब इससे समझ आ गई होगी बेहतर। Next is the proviso provided that the board may amend the conditions specified in this subsection direct that the said condition shall not apply for a tax year। यानी ये बोर्ड की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कह सकती है कि जो कंडीशन है ना, यही ये 5 लाख से ज़्यादा वाले बंदे ने या 5 लाख वाले सैलरी पर्सन ने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, वो इस कंडीशन में अमेंडमेंट भी कर सकती है। मतलब हो सकता है वो कह सकती है कि नहीं इस साल 7 लाख वाले ने जमा करवानी है,
या वो ये भी कह सकती है, वेव ऑफ कर दे सकती है कि ये कंडीशन इस साल टैक्स ईयर में इस टैक्स ईयर की एप्लीकेबल ही नहीं होगी। ये बोर्ड की डिस्क्रिप्शन है, तो बोर्ड इसके साथ छेड़छाड़ कर सकती है इस कंडीशन के साथ। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। इसमें बेसिकली डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न के हवाले से ही है, लेकिन कंपनी का नहीं है। जो कंपनी के अलावा दूसरे पर्सन है ना, लाइक कोई सैलरी पर्सन हो गया, कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई फर्म यानी एसोसिएशन पर्सन हो गई, उनके हवाले से बताया गया है कि उनकी जो अपनी रिटर्न जमा करवाने की जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होती है वो क्या है। तो रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी पर्सन अदर है ना कंपनी, यानी कंपनी के अलावा जो दूसरे पर्सन है लाइक इंडिविजुअल, सैलरी पर्सन, एसोसिएशन पर्सन शेल बी फर्निश एज पर द फॉलोइंग स्केड्यूल नेमली। उन्होंने जो है वो इस जो आगे बताया जा रहा है इसके मुताबिक जो है अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है। लाइक in the case a return required to be filed through e-portal in the case of a salaried individual on or before the 30 day of September next following the end of tax year to which the statement return relate। मतलब सैलरी पर्सन बंदे के पास जो है उसकी जो डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन और रिटर्न जमा करवाने के हवाले से जो बताई गई है वो ये है कि जिस टैक्स ईयर की वो रिटर्न जमा करवा रहा है उस टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद जो अगला 30 सितंबर आ रही है वो उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न मानी जाएगी, और उस 30 सितंबर वाली डेट तक या उससे पहले पहले तक वो अपनी टैक्स ईयर की रिटर्न जमा करवा सकता है। और इसकी मैंने इतनी दफ़ा एग्जांपल दी है तो मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत है, लेकिन चलो फिर भी एक दफ़ा कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि एक पर्सन है, उसने 2022 की टैक्स ईयर, सैलरी पर्सन है, उसने अपने 2022 की टैक्स ईयर की रिटर्न जमा करवानी है। अब जो 2022 का टैक्स ईयर है वो स्टार्ट कब हो रहा है, वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2021 में, और एंड कब हो रहा है 30 जून 2022 पे। अब 2022 की उसने रिटर्न जमा करवानी है ना, तो ये जो टैक्स ईयर है ये एंड हुआ है 30 जून 2022 पे। इसके बाद इसी टैक्स ईयर के लास्ट डेट के बाद अब नेक्स्ट सितंबर कौन सा बना, 30 सितंबर 2022। तो इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है अपनी इस 2022 की टैक्स ईयर की रिटर्न जमा करवाने की, वो या तो 30 सितंबर तक, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 30 सितंबर तक इनकी बिल्कुल नाक पे ले आए मामला तब तक जमा करवा दे, या उससे पहले सबमिट करवा दे। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ अ रिटर्न ऑफ इनकम। ये बार बार लास्ट डेट इसलिए बताई हुई है क्योंकि अगर आप अपनी रिटर्न टाइम पे नहीं जमा करवाते तो आपको 114(4) का नोटिस भी आ सकता है, और आपको जो है जुर्माना भी पड़ता है फिर अगर आप बाद में जो है वो रिटर्न जमा करवाते हो ना और आपके पास कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं होता कि क्यों आपसे लेट हुई है, तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ता है। इसलिए कानून में एक लास्ट डेट बता दी गई है कि इस डेट तक जमा करवा दें अपनी। अब नेक्स्ट है इन द केस ऑफ अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी एज डिस्क्राइब्ड अंडर क्लाउज ए ऑन और बिफोर द 30 डे ऑफ सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर टू विच द रिटर्न रिलेट। यानी कंपनी के अलावा जो कह रहे हैं जो दूसरे पर्सन है लाइक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई फॉर्म वगैरह, उन पर्सन के पास भी ये कि जब उन्होंने अपनी रिटर्न जमा करवानी है तो जिस टैक्स ईयर की रिटर्न जमा करवानी है उस टैक्स ईयर की जो लास्ट डेट है यानी जिस पे वो टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है उसके ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट सितंबर 30 सितंबर आ रहा है उसके उस 30 सितंबर वाली डेट को या उससे पहले पहले वो सबमिट करवा सकते हैं। सेम एग्जांपल जो क्लाउज ए के अंदर दी है वही इधर भी आप कोट कर लें, और उस टाइम अब आप ये कर लें कि सैलरी पर्सन नहीं है कोई दूसरा, यानी ये फर्म को कंसीडर कर लें एग्जांपल। अब है सबसेक्शन 4 वेल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर जो सबसेक्शन 4 है ये वेल स्टेटमेंट की सबमिशन के हवाले से बता रहे हैं कि वो उसको सबमिट करवाने के हवाले से क्या आपके पास लास्ट डेट है। तो इधर जो है ना वेल स्टेटमेंट की सबमिशन के हवाले से यानी डेट ऑफ सबमिशन के हवाले से 2 सिनेरियो डिस्कस किए गए हैं। सो कवर करते हैं इसे। अ वेल स्टेटमेंट शेल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस रिक्वायरिंग द पर्सन टू फर्निश सच स्टेटमेंट। सो वो कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 116(1) के तहत उस पर्सन को कमिश्नर का नोटिस आ जाता है कि अपनी वेल स्टेटमेंट जमा करवाओ, तो उस नोटिस के अंदर जो डेट मेंशन की होती है तो वही डेट जो है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो वेल स्टेटमेंट की मानी जाती है, इस डेट तक आपने जमा करवानी होती है। एक तो ये सिनेरियो होता है वेल स्टेटमेंट की सबमिशन के हवाले से, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन के हवाले से। दूसरा सिनेरियो ये है कि वेयर द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ वेल स्टेटमेंट फॉर अ टैक्स ईयर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 116 बाय ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर। सेक्शन 116 सबसेक्शन 2 के अंदर ये बताया गया है कि जिस टाइम आप लोग अपनी टैक्स ईयर की रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं उसी टाइम ही आपने अपनी वेल स्टेटमेंट जमा करवानी है। तो लिहाजा जो जिस टैक्स ईयर की आप रिटर्न जमा करवा रहे हो, जो उस टैक्स ईयर की रिटर्न की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है
वही जो है वो आपकी समझी जाएगी कि आपकी वेल स्टेटमेंट की भी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है जमा करवाने की। फिर आ जाता है सब सेक्शन 5 जो कहता है रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय नोटिस इशू अंडर सेक्शन 117 शैल बी फर्निश्ड बाय ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। यानी सेक्शन 117 के तहत जब आपको नोटिस आता है कि अपनी रिटर्न जमा करवाओ, जो कि टैक्स ईयर की रिटर्न कहलाती है, तो उसमें नोटिस में जो डेट स्पेसिफाई की होती है वही बेसिकली डेट आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कहलाती है रिटर्न जमा करवाने के हवाले से सेक्शन 117 के तहत। और सेक्शन 117 के अंदर कौन सी रिटर्न आपने सबमिट करवानी होती है, इसका मतलब मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई, तो वो अभी आप देख सकते हो वीडियो सेक्शन में जाके। सब सेक्शन 6 वेयर अ टैक्स पेयर इज नॉट बाउंड ऑन द नेशनल टैक्स नंबर रजिस्टर एंड फेल टू फाइल एप्लीकेशन द प्रिस्क्राइब फॉर मैनर विद द टैक्स पेयर रिटर्न ऑफ इनकम सच रिटर्न शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिटर्न फर्निश्ड अंडर दिस सेक्शन। यानी एक पर्सन है जिसके पास एनटीएन ही नहीं है और जो कानून में बताया गया था मेथड उसके मुताबिक वो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाता, तो अब जो ये रिटर्न जो उसने सबमिट की होगी वो एक वैलिड रिटर्न नहीं कंसीडर की जाएगी इस सेक्शन के तहत। वैलिड रिटर्न तो क्या वो कह रही है, वो रिटर्न ही नहीं कंसीडर की जाएगी, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिटर्न, वो रिटर्न ही नहीं कंसीडर की जाएगी। अब इसका एक लॉजिक है, लॉजिक ये है कि रिटर्न सबमिट करने से पहले आपके पास एनटीएन होना चाहिए। एनटीएन बेसिकली क्या है? एनटीएन एब्रीविएशन है नेशनल टैक्स नंबर की। ये बेसिकली आपकी रजिस्ट्रेशन, ये आपको तब मिलता है जब आप एफईआर की साइट पर रजिस्टर होते हो। जब आप रजिस्टर होते हो तो आपका एनटीएन बन जाता है और आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। जब वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है आपको, आईडी बेसिकली आपका ये एनटीएन नंबर ही होता है, एनटीएन आपका सीएनआईसी नंबर होता है। उसको ऐड करने के बाद जब आप एफईआर की साइट पर एक्टिव होते हो तो उस सिचुएशन में आपके एक अपना रिटर्न का फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो कि आया नॉर्मल रिटर्न आपने सबमिट करवानी है, सैलरी वाले की करनी है, तो वो आपको यानी कि रिटर्न का फॉर्मेट ही सिलेक्ट करने के लिए पहले आपका एनटीएन होना ज़रूरी है। वो होगा तो आप एफपीआर की साइट को जाओगे, रजिस्टर यानी ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, तो उसके बगैर तो आप रिटर्न जमा ही नहीं करवा सकते। तो इसलिए बताया कि जब आपके पास एनटीएन ही नहीं है तो ऐसे पर्सन की रिटर्न ही नहीं कंसीडर की जाएगी। कंसीडर क्या की जाएगी, वो जमा ही नहीं करवा सकता क्योंकि एनटीएन के बगैर वो एफ पी लॉगिन ही नहीं कर सकता। तो यही बेसिकली इसके अंदर बताया गया है।